अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2024 की लड़ाई की तैयारी 2022 में प्रारंभ हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल 2024 के मद्देनज़र अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर रहे हैं, अपने अपने योद्धा तैयार कर रहे हैं और अपने सभी समीकरण दुरुस्त कर लेना चाहते हैं ताकि 2024 की फाइनल लड़ाई में कोई कमी न रह जाए। इन सब के बीच सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और दूसरे घटक दल और कांग्रेस, बीएसपी, इन सब की क्या प्रिपरेशन है, इनके यहाँ क्या चल रहा है और क्या एक बिखरा हुआ विपक्ष उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा। आज की चर्चा इसी विषय पर होगी। बहन भाइयों, अब 2024 के चुनाव की तैयारी का वक्त उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुका है। यूपी है, यहाँ चुनाव हर वक्त रहते हैं। अगर चुनाव नहीं भी होता है तो चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जिले, 25 करोड़ की आबादी, 17 करोड़ मतदाता, पार्लियामेंट की 80 सीटें, जिसको मिल जाए दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर ले। इसीलिए तो लखनऊ हमेशा दिल्ली को चुनौती देता है। लखनऊ की गद्दी पर बैठने वालों ने हमेशा दिल्ली को चुनौती दी है। इतिहास से क्यों है? इतिहास, भूगोल, भौगोलिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक ताकत, सामाजिक परिवेश, पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागृता, ये उत्तर प्रदेश की ताकत है। यहाँ का हर नेता सवा शेर है। किसी को आप कमज़ोर मत समझिए, सब बहुत ताकतवर हैं। यहाँ का ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़ों को पटकनी दे दें, पता नहीं चलता। संजय निषाद जैसे नेता निकल कर कब सामने आ जाएं और क्या करिश्मा कर डालें, किसी को नहीं पता। राजनीतिक चमत्कार का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, राजनीतिक विमर्श का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और राजनीतिक ताकत का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहां से जिसको ताकत मिली उसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस एक जमाने में यहाँ 85 की 85 सीटें कांग्रेस जीत लेती थी, विपक्ष के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती थी, इतनी ताकतवर थी कांग्रेस। फिर 90 के दशक के बाद का वक्त देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, इन सब ने मिलकर उत्तर प्रदेश में राजनीति में सीटों का जमकर बंटवारा किया। अब हालात बदल गए हैं। हालात कब से बदले? 2014 से। 2014 के बाद का उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है। कोई भी चुनाव हो, बम्पर मेजॉरिटी, कोई भी चुनाव हो, जमकर सीटें जीतते हैं। कैसी भी राजनीतिक परिस्थिति हो, बीजेपी फांद लेती है। 2014, 2017, 2019, 2022, अब 2024। सामने कौन है? बिखरा हुआ विपक्ष। ऐसा विपक्ष जो अभी 2022 की हार में इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। 2022 का जो उसका शॉक मिला है, उस शॉक से उबर नहीं पा रहा है। ऐसा उत्तर प्रदेश का विपक्ष है। और उधर बीजेपी बेहद ताकतवर, एक से एक मजबूत योद्धा, एक से एक मजबूत सेनानी, और क्या तगड़ी बड़ी सेना। उनका मुकाबला ये विपक्ष वाले कैसे करेंगे? बहन जी हमेशा की तरह घर पे बैठकर रणनीति बना रही हैं। अखिलेश यादव भी पार्टी के भीतर बैठकर रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस कहाँ है किसी को नहीं पता। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ने का प्रयास करती दिख रही है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं। केशव देव मौर्य जैसे लोग ठोकर मार रहे हैं ताकि कुछ तो रास्ता मिले एंट्री का। तो आज की परिस्थिति में अगर 2024 का आप आकलन करते हैं बहनों भाइयों, तो आप स्वयं से जवाब पूछें, क्या, व्हाट इशूज, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, क्या ये मुद्दे जनता के बीच स्वीकार्यता पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इन प्रश्नों का जवाब परिचर्चा में तलाशना होगा, क्योंकि यूपी का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा कि देश की गद्दी पर कब्जा किसका होगा, और कब्जा अगर होगा तो कितनी ताकत से कब्जा होगा, ये उत्तर प्रदेश तय करेगा। बीजेपी पर भी दबाव है। दबाव किस बात का? 37% लोगों ने एक मुश्त उसके खिलाफ सोशलिस्ट अलायंस, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट दिया है
छोटा मोटा नहीं, 37% अगर ये इकट्ठा रहे तो। और ये परिणाम आने के बाद और बीएसपी के छद्म आवरण के खुलासे के बाद अगर ये 37% का 12% जो मायावती के पास है ये कुछ डाइवर्ट हुआ अपोजिशन की तरफ तो बहुत कुछ बदल सकता है। राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल सकती हैं, बशर्ते मन मजबूत हो और लड़ने का जज्बा हो और सड़क पर लड़ाई हो, तब विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, आसान होता तो लड़ लेते ये लोग। उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है। क्या टर्म्स कंडीशन है, आज की चर्चा उसी विषय पे होगी। ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव महेश्वरी, देवकी नंदन मिश्रा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार, आलोक कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो भाई ओपी सिंह जी आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले आपसे करता हूं। विपक्ष से लड़ने की कोई तरकीब खोज पाए? 37% वोट था इनके पास 2022 में, इनसे लड़िएगा कैसे? ब्रजेश जी, बिल्कुल विपक्ष हमेशा सत्ता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत की है उसके बाद से ही 2024 के लोकसभा की तैयारी शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि विपक्षी पार्टी भी अपनी कर रही होगी, उनकी अपनी रणनीति होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। और देखिए उत्तर प्रदेश में जो ट्रेंड है, 2014 से जो ट्रेंड ब्रजेश जी चला है वह हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। प्रमुख विपक्षी पार्टी जिसके नेता को मान लीजिए विरासत में गद्दी तो मिल गई, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिली है। और 7 चुनाव लगातार 2014 से हम जीत रहे हैं। 2014 का चुनाव, 17 का, 19 का, 22 का, विधान परिषद का, जिला पंचायत का, उसका उपचुनाव। और भारतीय जनता पार्टी, ये जो समाजवादी पार्टी अपने को गढ़ मानती थी रामपुर और आजमगढ़ को, उस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था वो 75 सीटें की थी। लेकिन वो जब गढ़ टूटने के बाद और जनता का भारतीय जनता पार्टी के झुकाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का 80 की 80 सीटों पर हमारा लक्ष्य है। आज देखिए पूर्वांचल, जो एक जिसको विपक्षी पार्टियां मुख्य मानते हैं, आज वो 0 है, वहां कोई उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये सारा आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि आप इन दिनों देख रहे होंगे कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, अर्थव्यवस्था का मुद्दा देश को हिलाए पड़ा है? ब्रजेश जी बिल्कुल कहा, सही कहा है आपने। देश जब से आजाद हुआ तब से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी इसे चुनौती के रूप में स्वीकार की, महंगाई और बेरोजगारी को स्वीकार की। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी और महंगाई की कई डिबेटें आए दिन होती रहती है। और आपको पता है कि ये सरकार ने पिछले 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है और उसका बाकायदा डाटा उन्हें सामने रखा। विपक्षी पार्टी चाहे जो भी कहें, लेकिन विभागवार दिया है। स्वास्थ्य विभाग में कितना, पुलिस विभाग में कितना, फला विभाग में कितना हमने दिया। और रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार पर हमारा विशेष ध्यान है। पिछली जितनी भी सरकारें थी स्वरोजगार पर नहीं देती थी, वो ये कहती थी जिसको हमने सरकारी नौकरी दे दिया वो रोजगार पा गया और जिसको नहीं मिला वो बेरोजगार। लेकिन आज देखिए, एक जनपद एक उत्पाद, इसके तहत प्रत्येक जनपद में लाखों लोग जुड़ रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक लोन योजना के तहत बहुत कम 3% से 4% ब्याज पर दिए जा रहे हैं और वो भी अमाउंट बड़ा होने पर, छोटे अमाउंट पर कोई ब्याज नहीं है। इसके अलावा तमाम योजनाएं चल रही हैं जिसमें नौजवानों को रोजगार से बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के अगले चरण में आपसे बाकी विषयों को भी समझने की कोशिश करूंगा। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? भारतीय जनता पार्टी की
माइटी फोर्स से निपटने के लिए 2024 में आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए ब्रजेश जी, ये सच है जो आपने डिबेट के शुरुआत में कहा कि ये उत्तर प्रदेश है और इस उत्तर प्रदेश में जो बेहतर करेगा उसी के हिसाब से दिल्ली की गद्दी तय होगी। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो स्वाभाविक है जब आप लगातार जीत रहे हैं तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। और घमंड इसलिए नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि 2002 में आप उत्तर प्रदेश से हटे थे और 2017 में आप आ पाए। तो इतने दिनों तक आपके क्या नेता नहीं थे? आपके क्या नेता मंदबुद्धि हो गए थे? आपके नेता क्या एसी में सो रहे थे? आपके नेता क्या नकारे हो गए थे? ऐसा नहीं होता है। आप कहने को कुछ भी कह दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हर दल अपनी लड़ाई, अपनी तैयारी करता है। आज जिसको आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वो किला है जो कोई भेद नहीं सकता, यही आरएसएस, यही इनके संगठन, यही इनके नेता उस 2002 से लेकर के और 2017 तक थे ना, कहीं चले नहीं गए थे। इनके नेताओं का वनवास नहीं हो गया था, ना इनके कार्यकर्ताओं का वनवास हो गया था, ना इनके संगठन का वनवास हो गया था। लेकिन 2014 में इन्होंने एक नई उम्मीद जगाई, नए सपने दिखाए। लेकिन आप ब्रजेश जी जिस चुनाव की बात कर रहे हैं वो 2024 का है। 2014 में नई उम्मीद, नई सपने थे, लेकिन 2024 में निराशा है, हताशा है, महंगाई की बेबसी है, नौजवानों की नाउम्मीदी है। तो वादा खिलाफी है जो आपने वादा किया। आपने कहा कि हमने रोजगार दे दिया। आप ये भी कह रहे हैं टीवी डिबेट में आकर के कि हमने विभागवार दे दिया। हम तो आपसे कह रहे हैं, आप कहते हैं ना सबका साथ, सबका प्रयास, विश्वास। तो आप प्रयास, विश्वास जो इनका सबका है, तो आप जो विभागवार डाटा आपने दिया है, आप जातवार डाटा दे दीजिए आपने किसको रोजगार दिया है, तो आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि आप सबका साथ, सबका विकास नहीं सोचते हैं, आप केवल बातें अच्छी करते हैं। मुझे लगता है जो शुरुआत बिहार से हुई है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी सबके गाल पे तमाचा मार रही थी। गोवा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, लेकिन जो करारा तमाचा लोकतंत्र का लगा है बिहार में, उससे भाजपा बौखलाई है। और देखिए, मुझे ये इस बात की उम्मीद भी है और भरोसा भी है कि भाजपा को भले लग रहा हो कि महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार ये छोटे मुद्दे हैं, इसी मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चली गई और 10 साल से आप हैं भारतीय जनता पार्टी। पर देखिए, एक कास्ट इक्वेशन आप इसी उत्तर प्रदेश की एक सच्चाई है सुनील जी। कास्ट इक्वेशन और पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिकल मैरिज बल्कि कह लीजिए, ये एक राजनीतिक मजबूरी है जो उत्तर प्रदेश में करनी ही पड़ती है। इस वक्त आपकी पार्टी के पास जयंत चौधरी के अलावा कोई ऐसा ताकतवर दल नहीं है जो समाजवादी पार्टी के अभियान को आगे बढ़ा सके। क्या आप कांग्रेस या बीएसपी से किसी स्तर पर बातचीत करने के लिए, या आम आदमी पार्टी से किसी स्तर पर बातचीत करने के लिए, या अन्य किसी दल से किसी स्तर पर बातचीत करने के लिए दरवाजे खुले रखने को तैयार हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी साथी थे, जो दल थे, समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि आप स्वतंत्र हैं। समाजवादी पार्टी ने किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद किए। और जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी अपने नेता, अपने कार्यकर्ता, अपने वोटर के भरोसे अपने अभियान को आगे ले जाएगी। चुनाव में कौन आएगा, कौन साथ लड़ेगा, किसके साथ लड़ेंगे, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कोई दूसरे दल के नेता हमारे समाजवादी अभियान को आगे ले जाएंगे, उसके लिए हमारा कार्यकर्ता, हमारे जैसे कार्यकर्ता, हमारे नेता, जो हमारी विचारधारा, जो आंदोलन है, उसको ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी खुद में बहुत सक्षम है। लेकिन देखिए, क्या आप इस बात को अपने लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं मानते हैं बिहार कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में बीजेपी तो आपके सामने है ही, बहुजन समाज पार्टी के भी एक एंगल से आपको लड़ना पड़ रहा है, उससे कैसे निपटिएगा?
देखिए ब्रजेश जी, हम हर चुनौती को स्वीकार करते हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, और अगर हम में कोई कमी है, कोई बताता है, आप बताते हैं डिबेट के माध्यम से, या हमारा कोई विरोधी भी कटाक्ष करता है या कहता है इनमें ये कमी है, तो हम उस कमी को ठीक करके जनता के बीच जा करके हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो बात आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन 37%, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी 36% वोट पाई है। और तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के 5 साल बीते थे, अब 7 साल बीत जाएंगे। जो सपने दिखाए गए, जो भरोसा नौजवानों को दिया गया, जो पिछड़े दलितों को दिया गया, जो गरीब को दिया गया, जो किसान को दिया गया, वो सब कुछ सच्चाई सामने आ गई कि बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण, जातिवाद, नफरत की राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं बढ़ा सकती। हां, बढ़ाने को महंगाई बढ़ा सकती है, बेरोजगारी बढ़ा सकती है, भ्रष्टाचार बढ़ा सकती है, लेकिन जनता इन सब चीजों के खिलाफ लड़ेगी। और 2024 में बिहार कह रहा कि हम रोकेंगे। हम आपको आपके कार्यक्रम में भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रथ उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी रोकेगी। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। वैभव महेश्वरी मेरे साथ मौजूद है। वैभव जी, मैं देख रहा हूं कि इन दिनों आम आदमी पार्टी फिर उत्तर प्रदेश में दोबारा से सक्रिय हो गई है। मुझे लगता है कि विधानसभा का झटका झेलने के बाद अब आप लोग वापस मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ताकतों के मुकाबले कहाँ ठहरते हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बेहद ताकतवर, क्या क्या उनके पास योद्धा हैं, देख लें तो पसीना छूट जाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल, कांग्रेस का क्या हाल हुआ, अध्यक्ष नहीं खोजे मिल रहा, मायावती घर पे बैठी हैं। आप क्या कर लेंगे? ब्रिजेश जी, पसीने में ही संभावनाएं हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को देखते ही पसीने छूट जाएं, और हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के कामों से, बीजेपी की सरकारों से इस समय उत्तर प्रदेश की जनता का पसीना छूटा हुआ है। ना तो महंगाई में राहत मिल रही है, ना ये नौकरियों के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है, ना ही किसी भी तरह के कोई भी राहत पब्लिक को नहीं है। हमने उत्सव तो मना लिए, प्रधानमंत्री जब जब टास्क देते हैं उत्सव मनाता है देश, लेकिन उत्सव मनाने के साथ में उसको गैस की महंगाई झेलनी पड़ती है, उसको पेट्रोल और डीजल की महंगाई झेलनी पड़ती है, स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही है, अस्पतालों में इलाज मिल नहीं रहा है, तो इवेंट पे इवेंट होते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक इवेंट जो है वो दे दिया जाता है, हर हफ्ते एक नया इवेंट आता है, और इवेंट पति जो हैं वो क्या कहते हैं, जुमला जीवी, इवेंट जीवी जो हैं वो एक नए नए इवेंट देते हैं। यहां हमें संभावना नजर आती है। आप प्रदेश को देखिए कि हम पे दिल्ली के बाद में 2017 में विश्वास नहीं किया, हमें सत्ता नहीं सौंपी। हमें इस बार 2022 में भी जब इलेक्शन हुए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा नहीं किया कि ये पता नहीं छोटी सी पार्टी है, बड़ा राज्य संभाल पाएगी कि नहीं, लेकिन पंजाब ने भरोसा किया। और अब पंजाब का जो मॉडल है, सत्ता अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए, लेकिन एक मॉडल इमर्ज होना शुरू हो गया है। वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक का इनॉग्रेशन शुरू हो गया है, वहाँ के क्लासरूम्स ठीक होने शुरू हो गए हैं, वहाँ पर पब्लिक को तमाम तरह की बिजली फ्री हो गई है, पंजाब जैसे बड़े राज्य की। इसी डिबेट पर आकर बीजेपी के नेता कहते थे बड़ा राज्य है, कहाँ से करोगे, कहाँ से साधन आएंगे, और सब होने लगा। और सरकार का जो कोषीय घाटा है वो भी कम होने लगा, जीएसटी का कलेक्शन बेटर होने लगा। कारण सिर्फ एक, मैं पहले भी कहता था, ईमानदार सरकार आई है और काबिल सरकार आई है। मुद्दों पर आप राजनीति करते हो ना, यूपी में उन मुद्दों को कोई हलो भी नहीं कहता। ये एक राजनीतिक कड़वी सच्चाई है, स्वीकार लोगे तो आसानी होगी। ब्रिजेश जी, मैं तो समझता हूं कि यूपी की जनता को जो है इस तरह से हम लोग पीछे नहीं रख सकते कि उनको मुद्दों की समझ नहीं है। मुद्दों जनता परेशान है। बीजेपी पॉलिटिकली जागृत, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था, लेकिन आपके काउंटर पर जो है वो उनको अभी नहीं चाहिए। मुझे दिखाई ये पड़ता है कि जनता जो है वो ये समझ रही है कि यूपी अभी बड़ा राज्य है, आम आदमी पार्टी को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन जनता ने ब्रिजेश जी इस बार भी, जो पार्टी अपने आप को विकल्प घोषित करने के लिए पूरी तरह से मैदान में थी, घोषित करके जनता ने उस पर भी भरोसा नहीं किया। कुल मिला के यही कि बीजेपी, आप अभी कह रहे थे कि बीजेपी इवेंट वाली पार्टी है, तो इवेंट तो आप भी करते हो भाई, इवेंट करो। आप कौन सा पीछे हो? अगर वो 3 मंदिर जाते हैं तो आप 6 पहुंच जाते हो। बिल्कुल जाना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ, लेकिन तो राजधर्म भी तो होता है विजय जी, राजधर्म भी तो होता है। राजधर्म, राम की बात करते हो, राम राज्य की बात अगर उनके नेता गंगा नदी में कूदते हैं तो आपके, मैं देखता हूँ यमुना में कूदे रहते हैं। मैं कहता हूं कि आप राम की बात करते हो तो राम राज्य की भी बात पीछे हो। आप राम राज्य की बात करो। आप स्कूल नहीं देते, आप अस्पताल नहीं देते, आप प्रशासन नहीं देते, आप महंगाई के अंदर आपने पीस के रखा हुआ है। भाई आटे पे, अब आपको आटे पे जीएसटी देना है, उत्सव मना लिया कल, अब आटे पे जीएसटी देना है,
तो ये तो सच्चाई है। इसमें कहां तक आप इवेंटबाजी कर करके इसको चला पाओगे? मुझे लगता है यूपी अब तो कम से कम इवेंट के लिए तैयार नहीं है। बहुत और शुक्रिया मुद्दों के आपका लिए देवकी जागेगा। नंदन मिश्रा, लखनऊ के बहुत ही जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। देवकी जी बहुत शुक्रिया आपका। ये 2024 का क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं कि बीजेपी और अपोजिशन की तैयारी क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं सबकी बातें सुन रहा था, कई लोगों की बात मैं नहीं सुन पाया चूंकि देर से जुड़ा हुआ। देखिए 2024 को लेकर के अगर आप नज़र डालेंगे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी है। आम आदमी पार्टी अभी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। लेकिन अगर तैयारी की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव का नतीजा जिस दिन आया है मई में, उसके अगले दिन से ही उत्तर प्रदेश की तैयारी में जुट गई है। तो तैयारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी तो नंबर 1 है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात को जरूर समझना पड़ेगा। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के साजन जी का बयान, 36% वोट समाजवादी पार्टी ने गेन किया और 42% वोट भारतीय जनता पार्टी ने पाया है। लेकिन एक बहुत कड़वी जो सच्चाई है मैं बताने जा रहा हूं, आपको निश्चित तौर पर पता होगा कि 2022 में 68 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 200 से 2000 वोटों से जीती है। तो इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कमजोर है। हां, विपक्ष बंटा जरूर हुआ है, लेकिन आज जो हमारी जो डिबेट हो रही है, इस डिबेट में कांग्रेस का पैनल नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को माइनस करके उत्तर प्रदेश में देश की राजनीति नहीं की जा सकती है। ठीक है, आज की तारीख में कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस के 1 MP हैं और 2 विधायक हैं, लेकिन 2024 की जब कभी बात होगी तो कांग्रेस 5 को महीने से जो पार्टी एक प्रदेश अध्यक्ष तक तलाश न कर पा रही हो, भारतीय जनता, अब उनके बारे में क्या चर्चा की जाए? नहीं, बिल्कुल आपका कथन सर्वथा उचित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रही है कि स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बने 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रही है। और कांग्रेस 6 महीने से ज्यादा, शायद 3 महीना उनका भी हो गया, 3 महीना हो गया, वो भी चयन नहीं कर पा रहे हैं। तो बात अध्यक्ष के चयन की नहीं है, लेकिन अगर जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कौन किसके मुकाबले में है, तो कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप देखिए, प्रधानमंत्री जब कभी भी कोई बात करते हैं तो कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, कभी समाजवादी पार्टी पर हमला नहीं बोलते हैं। 15 अगस्त की लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री ने तो वो भाषण दिया, राष्ट्रीय परिदृश्य के लिहाज से कांग्रेस को बोलते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में कांग्रेस की भूमिका तो जी मतलब एक बिंदु वाली रह गई है। नहीं, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन हम जब 2024 की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी शिवसेना की, लेकिन आप देखिए बिहार में तेजस्वी यादव ने, जिसको बच्चा कहा जा रहा था, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा दी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। विपक्ष इसको लेकर के जब से बिहार की घटना हुई है, मैं तो देख रहा हूं लोग बड़े उत्साहित हैं और भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने को तैयार हैं, लेकिन वो टक्कर ले पाएंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है चुनाव में, करीब 2 साल, हालांकि 1.25 साल का समय बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी अपनी एक सवाल का जवाब और दीजिएगा कि बीजेपी में अपने संगठन मंत्री का तबादला हो गया है, सुनील बंसल अब राष्ट्रीय महामंत्री बन गए हैं जी। एक बड़े रणनीतिकार का इस ऐन वक्त पर यूपी से चले जाना, विपक्ष को कुछ ताकत मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी नहीं, मैं आपको यहां थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए, 2014 के इलेक्शन के बाद 2015 में सुनील बंसल जी उत्तर प्रदेश आए थे, और जब से वो उत्तर प्रदेश में आए हैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी विभिन्न गुटों में बंटी हुए करती थी। कोई राजनाथ सिंह का गुट है, कोई कल्याण सिंह का गुट है, कोई किसी का गुट है, क्षेत्र तक में गुट बटा हुआ था। लेकिन सुनील बंसल ने जो 7 सालों के भीतर भारतीय जनता पार्टी को एकजुट किया है, और उसकी क्रेडिट उनको खाते में जानी ही चाहिए
सुनील बंसल गए हैं, इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में मैं जो देख पा रहा हूं सुनील बंसल के जाने के बाद, मतलब जाने की उनकी चर्चाएं तो करीब 3 महीने से हो रही थी। 2022 के इलेक्शन से पहले भी संघ उन्हें हटाना चाह रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे उनकी एकदम 36 के आंकड़े रहे हैं, ये सार्वजनिक पूरी तरह से रहे हैं। कई बार इसको लेकर के बहस हो चुकी है। तो सुनील बंसल के चले जाने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर 2024 में कुछ न कुछ नुकसान होगा। और एक बात मैं और बता दूं, मैं इधर पिछले दिनों एक मंत्री जी के यहाँ बैठा हुआ था, बात हो रही थी, तो ये बात उन्होंने भी कही। उन्होंने कहा देखिए, अगर सुनील बंसल जी 2024 में नहीं रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान तो होगा ही होगा, वो कितना होगा अभी कहा नहीं जा सकता है। तो सुनील बंसल एक फैक्टर जरूर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी को एकदम भारतीय जनता पार्टी करके खड़ा कर दिया। आलोक कुमार, बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका। देवकी नंदन जी ने जहाँ पर बात खत्म की, मैं वहीं से बात को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप अगर राजनीतिक तैयारियों के दृष्टिकोण से देखें तो सत्ता पक्ष के मुकाबले आप विपक्ष की स्थिति कहाँ पर पाते हैं? ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कहूँ कि लोकतंत्र में जिनको यकीन है उनके लिए पड़ोस का बिहार एक मिसाल है, जहां पर महाराष्ट्र जैसी पेशबंदी नहीं करनी पड़ी, विधायकों को उठा करके गुवाहाटी नहीं पहुंचाना पड़ा, सूरत नहीं पहुंचाना पड़ा। तो जब 2000 वहीं से एक बात आई है कि 303 है अभी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में, संसद में, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ 40 से 50 लोगों को वहां से हटाना है, उस ईंट को कम करना है, तब की सूरत की बात करनी है। तो अपने आप में आप चाहे जितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन 10 साल तक आप शासन में हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी, जब विपक्ष एकजुट नहीं होगा फिर भी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं काम कर रही होगी। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी समझ रही है, और ये जो लगातार पेशबंदी है, बदलाव है, अलग अलग तरीके से कोशिश है, चित्रकूट में सम्मेलन करने की बात आ रही है, योगी जी को खुश करके बंसल को वहां से हटाने की बात आ रही है, तमाम कोशिशें हो रही हैं कि ये जो दरार कहीं से बनता हुआ दिख रहा है वो खत्म हो। लेकिन जब जनता के सामने आप जाएंगे, अगले 20 महीने भी नहीं रहे, मुश्किल से 20 महीने भी नहीं बचे हैं, 20 महीने ही हैं अब आज से, अगर 2024 की बात करें तो इस 20 महीने में आपको जो जाना है, तो 20 बड़े काम भी ऐसे नहीं हैं कि जनता के सामने आप जाके कह पाएं कि 2014 के जो वादे थे उसको हम पूरा करने वाले हैं, कर चुके हैं, और वो उसको गिना दे आप। तो ये नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे देवकी बाकी लोग भी बता रहे थे। देखिए, अपोजिशन के दो महत्वपूर्ण दल नाराजगी होगी, जिनका जिक्र अभी देवकी नंदन जी कर रहे थे कि अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कांग्रेस। हाँ। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस को आप 2024 के कैनवस पे उत्तर प्रदेश में आज की परिस्थिति में कहां पर पाते हैं? दूसरा रोल, 12.5% वोट शेयर के साथ बीएसपी खड़ी है, जो अपोजिशन वालों को ज्यादा डेंट मार रही है बजाय बीजेपी के। देखिए, कांग्रेस के अंदर रेनोवेशन करना पड़ेगा। जो बातें हो रही हैं अभी बिहार के घटनाक्रम के बाद कि नीतीश कुमार से कोई बात हुई है, कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई कन्वेनर नियुक्त करने की बात हो रही है। ये बात पिछली दफे इसलिए 2019 में नहीं हो पाई थी कि कांग्रेस इस जिद से नहीं हट पाई थी कि विपक्ष एका में कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान के परिवार से बाहर का भी कोई नेता हो सकता है। तो संभवतः जो मट्टी पीली हुई है कांग्रेस की हाल के दिनों में, उसके बाद से इस बात के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राजी हुई हैं कि अगर ऐसा संभव हुआ तो विपक्ष का कोई चेहरा भी सम्मानित रूप से अगर आए तो गैर कांग्रेसी भी हो सकता है। अगर ये बात सुलझ करके सामने आती है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या कोई और जो विपक्ष खेमे का गोलबंद ताकत होगा वो ज्यादा मजबूत होगा पहले की तुलना में। तब आप ये नहीं देख पाएंगे कि कांग्रेस पिछड़ रही है वहां। कांग्रेस तब तक वहां पिछड़ती हुई दिख रही है जब तक उसको कॉर्नर किया गया है और कॉर्नर में रखा गया है। जैसे ही ये बात जुट के एकजुट क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बाउंस बैक करने की स्थिति में है? आपको कहीं से कोई गुंजाइश प्रतीत होती है क्या? हाँ, मुझे बिल्कुल दिख रही है। अगर प्रियंका और राहुल थोड़े समय के लिए पीछे हटने को राजी हो जाएं तो मुझे बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है कि वहां पर
कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, जो पुराने वोटर्स हैं, वो फिर से उसके और अगर वो विपक्ष के साथ आते हैं तो उनके साथ खड़े होंगे। ज्यादा वक्त नहीं बीता है और जो कुछ भी जो गंवाने के लिए दरअसल होता है ब्रजेश जी, सत्ता पक्ष के पास 63 सांसद हैं और 63 सांसदों से कोई ना कोई नाराजगी है, कोई ना कोई कला शिकवा है। इसमें से बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे ही हैं जहां पे कांग्रेस का मरे हुए हालत में भी एक अच्छा वोट बैंक है। उस वोट बैंक को सिर्फ मनाने भर की बात है। और अगर जैसे ही कांग्रेस में थोड़ी उम्मीद दिखेगी, या कांग्रेस की बात जब आप कह रहे हैं, कांग्रेस के रिवाइवल की बात, तो जाहिर तौर पे आप जब बार बार कह रहे हैं तो मुझे अकेले कांग्रेस वहां खड़ी होती हुई यूपी में कहीं से नहीं दिख रही है। अगर अगली बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी। डिबेट के दूसरे चरण में मैं आपके ज्यादा बुरी हालत बाकी विचारों को भी सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जरा आप टार्च मारिए इन लोगों पे कि किसकी क्या तैयारी है 2024 के लिए, और किसने कितनी सेना इकट्ठी कर ली और किसके पास क्या क्या है। देखिए, कांग्रेस कहां से बाउंस बैक करेगी? प्रत्याशी लड़ाने तो 80 सीट पे है नहीं नेता इनके पास, ये लड़ेंगे क्या? तो कांग्रेस तो 20-25 सीट पे अगर अच्छे प्रत्याशी दे सके तो आप मानिए कि बहुत बड़ा। देखिए, बीजेपी से लड़ने के लिए एक बड़ा संगठन चाहिए। बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन, कांग्रेस के पास एक सांसद हैं सोनिया गांधी, बाकी सब हारे हुए हैं। गठबंधन करेंगे तो बातें बड़ी, सीट ज़्यादा चाहिए, वोट भले ना हो। और उसके बाद बसपा क्या हाल है कि सपा और बसपा मिलकर लड़े, 15 सांसद जीते उनके, अब अलग हो गए। और जब 2014 में अलग अलग लड़े थे तब भी समाजवादी पार्टी को 5 था और बसपा 0 थी। और तब उस समय कांग्रेस के पास 2 थे, राहुल हार गए 19 में आके। तो लोकसभा का जो चुनाव है वो मोदी के नाम पर जिस तरह से वोट एक तरफा पड़ रहा था बीजेपी को, अब वो 2024 में क्या वो टेम्परामेंट रहेगा? ये एक बड़ी बात है। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, चेहरा नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, खाली राहुल और सोनिया और प्रियंका गांधी, ये 3 बड़े नाम हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो 2 ही विधायक जिता पाए, तीनों मिलके अगर 3 भी जिता लिए होते तो भी बड़ी बात थी। बीजेपी कहती है कि हम 80 में 75 जीतेंगे, उनकी कोशिश है, उनके पास संगठन है, उनके पास संसाधन भी है, नेता भी तैयार, उनकी सरकार है। अभी 2 सीट देखा आपने, रामपुर में और आजमगढ़ में सपा की दोनों सीटें बीजेपी ने जीत ली। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगा, लाठी डंडा फटकार के वोट नहीं डालने देने का आरोप लगा, लेकिन जीत ली। अब बीजेपी को कौन रोक सकता है या हरा सकता है? जिसके पास संगठन बड़ा हो, जिसके पास जमीन पे आधार हो, गांव-गांव बूथ-बूथ, या फिर जनता कोई क्रांति कर दे। 2 में से एक ही रास्ता है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखें तो माहौल इस समय बीजेपी का थोड़ा कमज़ोर हुआ जब से नीतीश कुमार अलग हो गए। उसकी ताकत विपक्ष को मिली, लेकिन विपक्ष बिखरा है। वो 24 का चुनाव आते आते वो नीतीश कुमार फैक्टर कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर यहाँ पर बीजेपी हावी हो जाएगी। अखिलेश यादव के साथ जो लोग थे उसमें खाली जयंत चौधरी बचे, बाकी लोग चले गए। अखिलेश यादव अपने संगठन को अगर 2 साल में मजबूत कर ले गए तो वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला कर ले जाएंगे, अन्यथा बीजेपी के लिए मैदान साफ है। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को इंतज़ार है कि संजय सिंह मेहनत करते हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव का दोनों का तरीका अंतर है, अलग अलग है। अभी आम आदमी पार्टी को आप शहरों की पार्टी, शहरी पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि अभी उनके विधायक जीतने बाकी हैं, उनके पास कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। अब इसमें बीजेपी के पास प्लस ये है कि अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद ये तो इंटैक्ट है ही हैं। वो ओम प्रकाश राजभर को, केशव मौर्य को, केशव देव को, इन लोगों को भी वो लाने की कोशिश में है, तो छोटे दलों को वो और जोड़ सकते हैं। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष हो ना हो, लेकिन एक सिस्टम चल रहा है। हाँ, ये बात सही है, हर कोई मानता है कि सुनील बंसल एक ऐसे संगठन के नेता रहे जिन्होंने बीजेपी में गुटबाजी खत्म कर दी, गांव और शहर दोनों जगह बीजेपी को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया,
अजेय बना दिया। और वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर सुनील बंसल होते तब। अब सुनील बंसल नहीं है तो नया जो आएगा उसके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। कुल मिलाकर बंसल का एक अध्याय था वो समाप्त हो गया। यूपी की सियासत में एक चीज़ और चर्चा हुई, अभी सुनील साजन भाई ने भी कहा कि घमंड और अहंकार से ज़्यादा लंबा वक्त नहीं चल सकता। अपने यहाँ कहा भी जाता है कि घमंड और पेट अगर ये किसी आदमी का बहुत बढ़ गया तो वो चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता, क्योंकि बाधा आ जाती है बीच में। तो ये बात तो सही है, लेकिन 2024 का चुनाव बीजेपी के 10 साल का एक परीक्षा होगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सारे और जो मुद्दे हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सब एक 10 साल का पीरियड पर्याप्त होता है। मोदी के नाम का कितना चमत्कार बचा है इसकी भी परीक्षा होगी, ये भी परिणाम बताएगा। यूपी एक बड़ा स्टेट है, बीजेपी की जान है, हृदय है, बीजेपी पूरी जोर लगाएगी यहाँ जीतने के लिए। अब ये तय करेगा वक्त कि एनडीए की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद एनडीए में उतना ताकतवर साथी अभी उनके पास कोई नहीं बचा है। शिवसेना का तोड़ फोड़ के वो रखे हैं थोड़ा बहुत, और दूसरे राज्यों में छोटे छोटे दल हैं उनके साथ। यूपी में अगर आप देखें तो एनडीए में जो 2 दल हैं, वहाँ पर अनुप्रिया पटेल के 2 सांसद हैं, निषाद का लड़का बीजेपी के सिंबल जीता था, तो इसके अलावा कुछ है नहीं। यही ये 2 चीज़ें बनती हैं। अब वो धर्म कर्म का मामला अगर तेज हो जाए जी, और कांग्रेस अगर ठीक से लड़ जाए, मुसलमान के वोट काटे। देखिए, चूंकि चुनाव दिल्ली का है तो ये कांग्रेस शोर मचाएगी कि दिल्ली के लिए हमको वोट दो, समाजवादी पार्टी के साथ ना जाओ। अब ये लोग देखेंगे कि कहाँ पर अगर सपा और कांग्रेस का कोई गठबंधन हो जाए, और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर वोट बटेगा, तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान होगा। बहुत सामान्य सी बात है। बहरहाल जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में अस्थाई नहीं है, सत्ता भी आनी जानी है, सबका एक वक्त है। 15 साल, 20 साल, 10 साल, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। मनमोहन सिंह भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 24 में नरेंद्र मोदी को भी 10 साल पूरा हो जाएगा। तो सबका वक्त आता है, सबके तमाम सारे इतिहास कालखंड दोहराता है, नतीजा आएगा सामने। इतना ज़रूर है कि ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए हैं, जहां होते थे कभी शहंशाहों के महल, देखो वहीं पर कितने मकबरे बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि 2024 के लिए बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है, जबकि विपक्ष अभी बिखरा हुआ है। ऐसे में बीजेपी से मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा? शेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि जिस तरह से यूपी में आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे उठा रही है, वैसे दूसरी पार्टियों को भी जनता के मुद्दों पर एक साथ आना चाहिए। अवधेश यादव लिखते हैं कि सभी विपक्षी दलों को जनता के बीच में जाना चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाना चाहिए। अगर विपक्षी आपस में लड़ेंगे तो सत्ता पक्ष को इसको सीधा लाभ मिलेगा। ओपी सिंह मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह जी, डिबेट का दूसरा चरण है और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अब जो 2 बड़ी चुनौतियां आएंगी, एक सुनील बंसल का लखनऊ से चले जाना, दूसरा महंगाई और बेरोजगारी, तीसरा अर्थव्यवस्था, और चौथा विपक्ष यूपी में कांग्रेस जैसी हालत में नहीं है जो दिल्ली में कांग्रेस की हालत है, यूपी में मजबूत है विपक्ष। ब्रजेश जी, बहुत अच्छा आपके चारों सवाल है। पहले सवाल का जवाब यह है कि सुनील बंसल जी वाकई में 2015 से और 2022 तक एक हमारी पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, और उनकी जो संगठन की मजबूती और जो उनकी चुनावी रणनीति है उसके सभी सराहना करते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद 7 साल लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने पसीने से सींचा। आज सुनील बंसल जी उत्तर प्रदेश से हटा दिए जाते, कहीं और किसी प्रदेश में कर दिए जाते,
तो लगता कि किसी की नाराजगी और किसी की ये है। लेकिन उनकी रणनीति और उनके काठी को देखते हुए राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। और पहले उनके पास एक प्रदेश था, आज उनके पास चुनौतीपूर्ण 3 प्रदेश है। तो सुनील बंसल जी हमारे राष्ट्रीय पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की एक नई जिम्मेदारी दी गई है और उनकी जगह पर धर्मपाल सिंह जी को रखा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी किसी भी पद पर रखती है तो उसकी योग्यता, निष्ठा और उसकी जो है कर्मठता को देखते हुए और आगामी भविष्य की रणनीति को देखते हुए ही रखती है। वहां पर कोई परिवारवाद नहीं चलता, वहां किसी का नजदीकी नहीं चलता, वहां किसी का लोकप्रियता और निकटता नहीं चलती। यह हमारी पार्टी की खासियत है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, वो परिवारवाद की नर्सरी से नहीं आता। यह बिल्कुल सच बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा सवाल है विपक्ष। ऐसा है ब्रजेश जी कि 2024 का जब तक ये लोकसभा का चुनाव का परिणाम नहीं आएगा, डिबेट पर हम आएंगे। सुनील साजन जी अपना पक्ष रखेंगे कि हमारी सरकार बन रही है, हम अपनी पार्टी का रखेंगे। लेकिन इन सबसे ऊपर जो दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं वह यह है कि जब जनता के बीच में पार्टियां जाती हैं तो जनता पहला चीज यह देखती है, अच्छा इस पार्टी का नेता कौन है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि 2014 और 2019 में वाला प्रधानमंत्री ही 2024 का प्रधानमंत्री है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा जो देश में नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय है और जिसने भारत के गौरव को बढ़ाया है। जो भारत विश्व के 4 महाशक्तियों में आज एक महाशक्ति ब्रिजेश जी मैंने बन 2 चुकी है, और प्रश्न उससे पूछे थे इनकार नहीं कह उसमें, सकता। उनका भी जवाब दे दें। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगा, मैं आपके सवाल का ही जवाब दूंगा। तीसरा, आपने बेरोजगारी और महंगाई की बात की है, अर्थव्यवस्था मैंने भी। इससे पहले भी कहा कि ब्रजेश जी अगर आप ध्यान से देखें तो ये महंगाई वैश्विक स्तर पर जब से कोरोना और जब से वो चला है ये वैश्विक स्तर पर है। लेकिन महंगाई हमारे लिए चुनौती है और उस चुनौती को हम कैसे निपटेंगे, जनता के बीच में हम उसको कैसे सुधार करेंगे, इस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप ये देखिए कि इस वैश्विक कमजोरी के बावजूद 2.5 साल से 80 करोड़ जनता जो इस कोरोना महामारी में भुखमरी के कगार पर हो गया था और इस डिबेट पर बैठने वालों के कई सरकारों ने अपने प्रदेश से भगा भी दिया था और कई ऐसे भी थे कि उत्तर प्रदेश की जनता से उन्होंने बस का किराया भी लिया था और कई ऐसी भी पार्टियां थी कि उन्होंने ऑटो रिक्शा और किसका नंबर दे करके भेजने की व्यवस्था नौटंकी। लेकिन उस वैश्विक महामारी में भी अगर आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत रही है जी। और अन्य देशों की अपेक्षा, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे लेकिन भारत की बात करिए, आप इस वैश्विक महामारी में अमेरिका की स्थिति देख लीजिए क्या है, वहां पर महंगाई की क्या स्थिति है। अरे अमेरिका से अपनी तुलना कहां आप करते हैं, कहां अमेरिका और कहां हम, आप कैसी बात करते हैं? मैंने पहले ही कहा अमेरिका से कौन सी तुलना? जी मैंने इस सेंटेंस को प्रयोग करते हुए कहा था कि आप कहेंगे एक दूसरे देशों हाँ बिल्कुल, कोई भी कहेगा, मैंने पहले ही सेंटेंस कोई भी कहेगा, आपके कहने मैंने कोई भी कह सकता, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं और यह सरकार चुनौती के रूप में लिया है। बेरोजगार और रोजगार देने के मामले में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में जो वादा किया था 17 में उसको 22 में पूरा करके तब चुनाव मैदान में गई थी। और हमारी केंद्र की सरकार जो 14 में बनी थी, थैंक यू, जनता ने जिस उम्मीद के साथ बनाई थी वो विश्वास पर खरा उतरने के बाद उससे बड़ी संख्या में बहुमत दिया। और निश्चित है देखिए विपक्षी पार्टियों को 2029 की तैयारी ब्रजेश जी करनी चाहिए। आप भी जानते हैं, सर्वे रिपोर्ट भी जानती है, वो लोग भी जानते हैं कि जब बसपा के साथ जातवाद का नारा दे करके, एमवाई फैक्टर का नारा दे करके, तुष्टिकरण की नारा दे करके, 3 है। थैंक यू सुनील साजन, थैंक यू सुनील साजन। ये कह रहे हैं कि महंगाई वैश्विक है और बेरोजगारी तो है ही नहीं, इन्होंने कमिटमेंट पूरा कर दिया, तो फिर आपके पास मुद्दा कहां बचा है?
मैंने ब्रजेश जी इसीलिए कहा था कि सरकारें जब घमंड में आ जाती हैं या जिनकी सरकार होती है जब घमंड में आ जाते हैं तो उनको ये सब चीज़ें दिखती नहीं हैं। और हम लोग अगर इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा सवाल किया कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा विपक्ष में। 77 में हम लोग पढ़ते हैं तो कोई चेहरा नहीं था, लेकिन कांग्रेस को हराया क्योंकि कांग्रेस तानाशाह हो गई थी। कोई आवाज उठाता था, कोई अन्याय के खिलाफ बोलता था तो उसको जेल हो जाती थी, कोई पत्रकार लिखता था उस पर प्रतिबंध लग जाता था, कोई संगठन थे तो उन संगठनों पे प्रतिबंध था। तो उस सरकार को किसने हटाया, कौन चेहरा था? और मैं नजदीकी आकर के बता दूं 2017 में आपके यहां कौन चेहरा था? लोकतंत्र में चेहरा जनता होती है, और जो चीजें आपको लग रही कि है ही नहीं है, महंगाई नहीं है, भाजपा को लग सकता है, लेकिन जो डीजल पेट्रोल गैस खरीद रहे हैं उनसे पूछो, जो बच्चों के कॉपी किताबें खरीद रहे हैं उनसे पूछो, दूध दही घी और सब्जी और आटा खरीद रहे हैं उनसे पूछो, महंगाई है। उन बेरोजगारों से पूछो जो मार्कशीट लेकर के दर दर भटक रहे हैं, आपकी पुलिस लाठी मारती है, उनकी नजर में बेरोजगारी है, उनको रोजगार चाहिए। हाँ, आपको लग रहा है कि भाई सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी घमंड न करे। लोकतंत्र में जनता ने सबके घमंड तोड़े हैं, आपका भी घमंड टूटेगा। थैंक यू। और जो बात बिहार से निकली है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे, ये किसी दल किसी नेता की आवाज नहीं है, ये पूरे समूचे हिंदुस्तान की आवाज है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। वैभव महेश्वरी, ओपी सिंह को सुना आपने? जी, इन्होंने कहा कि महंगाई वैश्विक है और बेरोजगारी है नहीं, जितना वादा सब पूरा। ओपी सिंह जी अमेरिका का स्टेटस बता रहे हैं सर। इस समय अमेरिका का आज बिल्कुल नाम चढ़ा हुआ उनके सर पर। क्या है कि भारतीयों की ना गरीबी दिख रही है, ना बेरोजगारी दिख रही है, ना भारतीयों की बेबसी दिख रही है। तो अब जब भारत के ऊपर से ध्यान हटाना है तो अमेरिका का उदाहरण। बीजेपी हमेशा प्रतीकों की राजनीति करती है। आप देखिए, कभी भी मूल मुद्दे को अपने से ये रिलेट नहीं होने देते। अब आप देख लीजिए कि महंगाई का कह रहे हैं कि समाधान निकाल रहे हैं। मुझे बिल्कुल याद आ गई शोले पिक्चर। गब्बर सिंह जो है डाकू था, अब मुझे ऐसा याद आ रहा है कि गब्बर सिंह बैठकर गांव वालों के साथ बैठकर रणनीति बना रहा है कि कैसे डाकुओं से बचाना है गांव को। ये बिल्कुल ऐसी है कि बीजेपी महंगाई का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, जीएसटी कम कर दो ना, इसके ऊपर तेल के पेट्रोल के दाम कम कर दो, ये कम कर दो, अडानी की अमीरी में थोड़ी कमी आ जाएगी तो पूरे देश को बरकत हो जाएगी, इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक सनक की हद तक अपने एक मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी इसलिए बनाने पर तुले हैं चाहे उसके लिए मुझे पूरे देश के लोगों की जेब खाली कर देनी पड़े, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और इस आधार पर प्रचार के माध्यम से तमाम झूठ फैलाकर, अमेरिका के उदाहरण देकर अगर आप चुनावों को जीतना चाहते हैं तो इस देश का दुर्भाग्य है कि आप इस देश का चुनाव अगर दोबारा जीत जाएं तो। अब तक के भी अगर आप जो चुनाव जीते हैं वो इस देश का दुर्भाग्य रहा है। महंगाई के मामले में आप बात करते हैं तो महंगाई ऐसे कम की जाती है कि जनता की जेब में वाकई राहत पहुंचे, उसको बिजली के बिलों में राहत मिले, उसको पढ़ाई में, उसको दवाई में राहत मिले, जो कि एक मॉडल अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। आज ब्रिजेश जी देख लीजिए, पूरे देश के अंदर जब तमाम तरह के सर्वे चलाए जा रहे हैं 2024 को लेकर, जिसमें अगर यह पूछा जा रहा है कि मोदी का विकल्प कौन हो सकता है, तो आप जानते होंगे कि अब दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्या स्मार्ट प्ले करते हैं आम आदमी पार्टी मैं वाले? बिल्कुल कह रहा हूं, क्यों आ रहा है? किसी ने पूछा नहीं, इन्होंने जबरन नंबर 2 पे बैठा। मैं कह रहा हूं कि आप तमाम उठा के देख लीजिए, कम से कम नहीं, 10 कोई उठा बात के नहीं। देख लीजिए। मैंने कहा स्मार्ट प्ले, आप बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तो मैं बुरा इसलिए नहीं मान रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पब्लिक को चाहिए क्या, हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, हमारे पब्लिक बुजुर्गों का इलाज आपको हो ये जाए, है कि कैसे फिट और किया वो जाए हम दे उनको। रहे हैं। दिल्ली में हमने देके दिखा दिया, पंजाब में हम दे रहे हैं। इसका बहुत शुक्रिया। मतलब देवकी जी, आप मुझे बताइए, क्या महंगाई वाकई में वैश्विक है और बेरोजगारी खत्म है, कमिटमेंट पूरा ओपी जी कह रहे हैं? अब देखिए, ये तो मैं नहीं मान सकता हूं कि महंगाई वैश्विक है। अमूल के दूध का रेट आज 53 पैसे बढ़ गया। ये वैश्विक प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि वैश्विक प्रॉब्लम हो सकती है। ये किसी नेता को लग सकता है, क्योंकि उनको अपनी अपनी बात कहनी है, जनता के बीच कुछ कहने के लिए है नहीं, इस नाते वो वैश्विक बात करते हैं। हो सकता है जो लोग वैश्विक बात करते हैं वो अमेरिका के बारे में जानते भी ना हो ठीक से कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी
कल का भाषण प्रधानमंत्री जी का नहीं, ओपी सिंह जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और काफी पढ़े लिखे हैं और इनको इंटरनेशनल विषयों की अच्छी समझ है। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं, मैं उन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं और लोगों पर कह रहा हूं। नहीं, कमेंट तो आपने उन्हीं पर किया था। पढ़े लिखे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किया हूं, वो भी एक शामिल उसमें है। मैं देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि जो ऊपर से एक बात कह दी जाती है वही बात नीचे तक सब लोग कहते हैं, उसके इतर कोई कुछ नहीं कहता है। अन्य पार्टियों में क्या है कि वो लोग तरह तक, कोई दिल्ली में कुछ कहा, लखनऊ में कुछ कहा, इसको लेकर के सवाल उठते रहते हैं। लेकिन बात महंगाई की, महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। मैं खुद परेशान हूं, मुझे लगता है आप भी परेशान होंगे, भाभी जी निश्चित तौर पर परेशान होंगी महंगाई को लेकर के। बिजली का अगर बिल आप और एक बार पेट्रोल उनसे डीजल से महंगाई पर परेशान चर्चा कर लें। बिजली का बिल बहुत आ रहा है। बिजली का बिल आ रहा है, बहुत पेट्रोल परेशानी डीजल है। कब रोज अच्छा, बीच में एसी ज्यादा चलाना पड़ा तो बिल ज्यादा आ गया है। इधर फिर बढ़नी शुरू हो गई है, काफी तनाव है घर पे। हाँ, लेकिन सिंह साहब को हो सकता है ये सब परेशानी ना आ रही हो, कोई स्पेशल पैकेज उनकी तरफ से आ रहा हो, मैं ये नहीं कह सकता हूं। महंगाई पूरी तरह से और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। नहीं, आप इस तरह व्यक्तिगत छींटाकशी ना करें। देखिए कि जो लोग कोरोना काल, जी आप व्यक्तिगत छींटाकशी कर रहे हैं। जो कोरोना काल के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों की इनकम कम हुई है, और तब से जीएसटी की दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर चीज पे जीएसटी, जिस पर 8% जीएसटी था आज 18% जीएसटी हो गया है। अरे भाई, इससे महंगाई बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगी जी। जीएसटी जब लाया गया था तो इस देश में बताया गया था कि एक सामान एक कर, एक देश एक कर। क्या एक देश एक कर लागू हुआ? क्या हम पेट्रोल पर अलग से टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी मल्टीपल दे रहे हैं। एक आप सामान खरीदिए, आप एक जगह जीएसटी देंगे, फिर दोबारा जीएसटी देंगे। कितनी बार आखिर जीएसटी पे करेंगे भाई? देते रहिए जब तक जेब में माल है। ये किस पर जब तक जेब में पैसा देते रहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मतलब क्या तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे करके क्या इस देश की तरक्की हो सकती है? मैं नहीं मानता हूं। मेरी नजर में किसी को मुफ्त में राशन दे करके, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में वादा किया था। महंगाई वैश्विक और बेरोजगारी का कमिटमेंट पूरा कर चुके हैं ओपी सिंह, ऐसा दावा किया इन्होंने। आप क्या उसको इस परिप्रेक्ष्य में सही मानते हैं आलोक जी? देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी है और ऊपर से जो बात कही जाती है नीचे तक उतरती है। लेकिन ये सच्चाई है, हम आप पत्रकार बड़े शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि अगर 2014 के बाद अगर अरुण जेटली के कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो केंद्र के पास कोई बेहतर वित्तीय मामलों के समझ का कोई ऐसा मंत्री भी नहीं है जो कि कनेक्ट हो नीचे तक। और जो ये बातें जो शुरू से कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर कनेक्ट कर लेती है जड़ से और रेक्टिफाई कर लेती है, इस मामले वित्त के मामले में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि महंगाई एक सिरे से बढ़ती जाती है और उसका कोई खैरखा नहीं होता, कोई परवाह करने वाला नहीं होता है। तो ये कनेक्ट कहां है? नहीं है, महंगाई के मामले में बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं है। तेल का दाम बढ़ने लगता है, पता लगता है कहां जाके रुकेगा पता नहीं, कोई इसमें कह नहीं पाता है कि कहां रुकना चाहिए। कोई बहुत शुक्रिया आलोक जी, मेरे पास वक्त का अभाव है, डिबेट को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने आज की राजनीतिक परिचर्चा पर अपने अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत किए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन कार्यक्रम को देखने के लिए।